हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हमारी कॉस्ट का फास्ट ट्रैक की सेकंड क्लास है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट रिवाइज करे थे। पहला हमने देखा था कॉस्ट का क्या मतलब होता है, फिर हमने देखा था कॉस्टिंग का क्या मतलब होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है और कॉस्ट अकाउंटेंसी का क्या मतलब होता है। इसके बाद हमने एलिमेंट या नेचर ऑफ कॉस्ट पढ़े थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे को 3 टाइप का मटेरियल चाहिए होता है। 3 टाइप का मटेरियल कह रहा हूँ, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसको एलिमेंट कहा जाता है, जिसकी हमने जैसे बोला कि मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, ओवरहेड चाहिए, सर एक्सपेंसेस चाहिए। फिर हमने देखा कि हमारे पास मटेरियल के 2 पार्ट होते हैं, लेबर के 2 पार्ट है और ओवरहेड के भी 2 पार्ट होते हैं और एक्सपेंस के भी 2 पार्ट होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब समझा। सभी डायरेक्ट खर्चों को हमने प्राइम कॉस्ट का और सभी इनडायरेक्ट खर्चों को हमने ओवरहेड का। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी दोस्तों। तो आज हमें जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तैयार हो आप लोग? आराम से बैठकर पढ़ाऊंगा, खड़े क्यों होना है। जो चीज़ बैठकर पढ़ाई जा सकती है ना, पता या नहीं? गुड नहीं। हाँ जी, तो टोटल हमें 11 क्लासिफिकेशन पढ़नी है और 11 क्लासिफिकेशन हमें टोटल पढ़ना है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल 11 क्लासिफिकेशन है और सबको अलग अलग तरीके से बांटा गया है, कॉस्ट को क्लासीफाई करा गया है। तो आइए सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। लेट अस डिस्कस इन डिटेल नेचर एंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल, कौन कौन से चीज़ें लगती हैं, क्या क्या चीज़ें लगाई जाएगी, खर्च करा जाएगा, किस किस चीज़ों में पैसा खर्च होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। दैट्स कॉल्ड नेचर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। मटेरियल लगता है, लेबर लगते हैं, खर्चे लगते हैं। मटेरियल के 2 पार्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेबर के भी 2 पार्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और एक्सपेंस के भी 2 पार्ट है। सभी डायरेक्ट खर्चों को प्राइम कॉस्ट का, सभी इनडायरेक्ट खर्चों को ओवरहेड का। मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको फास्ट तरीके से बता दिया था कि डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या डिफरेंस होता है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या डिफरेंस होता है। आज हम बातें करेंगे। ये जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है ना सर, ये जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है ना, ये वाला, ये पोर्शन डायरेक्ट मटेरियल का, ये पोर्शन के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि जो डायरेक्ट मटेरियल है इसको निकालते कैसे हैं। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है कितना मटेरियल हमने ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम किया हुआ है। दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। कितना मटेरियल हमने ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम करा है। अब मेरी बात को समझो। मान लो मैं दुकान पे गया और दुकान पे जाकर मैंने मटेरियल खरीदा। आज मैंने 5 लाख का मटेरियल दुकान से खरीदा। तो 5 लाख का मटेरियल अगर दुकान से खरीदा तो क्या मैं वो सारा का सारा मटेरियल का खर्चा कस्टमर पे पुट कर दूं? यस, मैं सारा का सारा मटेरियल खर्चा कस्टमर पे पुट करूंगा, क्योंकि मैंने मटेरियल खरीदा ही वो प्रोडक्शन करने के लिए ही है। और जब वो प्रोडक्ट बन जाएगा तो मैं कस्टमर को बेचकर उसका खर्चा रिकवर करूंगा। बात सही है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने उस 5 लाख के मटेरियल में सिर्फ 3 लाख का मटेरियल ही यूज़ करा है प्रोडक्ट को बनाने के लिए और 2 लाख का यूज़ नहीं किया, तो क्या इस साल आप सारा का सारा कस्टमर पे बर्डन डालोगे? नहीं सर। तो कस्टमर पे, जो हम कस्टमर से चार्ज करेंगे, जितना मटेरियल हमने इस साल कंज्यूम किया होगा उतना ही हम कस्टमर से चार्ज करेंगे। यही सिखाता है डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल का कंसेप्ट हमें क्या सिखाता है? कैलकुलेटिंग द डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग दी अकाउंटिंग पीरियड। कितना मटेरियल हमने कंज्यूम करा है ड्यूरिंग दी अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में हमने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करा उतना ही कॉस्ट हम अपने कस्टमर से चार्ज करेंगे, इसलिए इसको हम निकाल रहे हैं। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप दुकान पे जाते हो, 5 लाख का मटेरियल खरीद के लेकर आते हो, ठीक है। अब 5 लाख का आपने मटेरियल खरीदा, पर उस 5 लाख में से आपका अभी प्रोडक्ट बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो सिर्फ 3 लाख का ही हुआ है। बाकी 2 लाख का रॉ मटेरियल आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है। तो आप कस्टमर से पूरा 5 लाख थोड़ी चार्ज करोगे। जितना मटेरियल आपने यूज करा प्रोडक्ट को बनाने में, उसको बेचकर 3 लाख ही तो यूज कंज्यूम करोगे। ठीक है। तो जितना रॉ मटेरियल हम कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उतना ही हम कॉस्ट में, प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। अच्छा, जो 2 लाख का रॉ मटेरियल बच गया है गोडाउन पे, वो क्या करेंगे? अगले साल जब उसको यूज करेंगे प्रोडक्ट को बनाने में, तब उसका खर्चा अगले साल मानेंगे। भले ही आपने इस साल वो खर्चा किया हो 5 लाख रुपए का, पर कंजम्पशन के बेसिस पर खर्चा प्रोडक्ट पे चार्ज किया जाएगा। समझ में आ गया? आइए, इसे मैंने एग्जाम्पल कराया था। मिस्टर ए है,
मिस्टर ए है जो सर अपना क्या कराते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं जीन्स का। मिस्टर ए है जो जीन्स का मैन्युफैक्चर करते हैं, जीन्स का मैन्युफैक्चर करते हैं। रॉ डाटा इनका लिए क्लॉथ है, कपड़ा है। अब इनको क्या हुआ, शुरुआत में इनके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था 20,000 रुपये का, इनके पास 20,000 का ओपनिंग स्टॉक पड़ा था। इन्होंने क्या करा, और रॉ मटेरियल खरीदा 70,000 रुपये का, इन्होंने 70,000 का और रॉ मटेरियल खरीदा। और जब इन्होंने यूज़ करा, तो हम यूज़ करते हैं फीफो मेथड। फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था उसको पहले यूज़ किया जाएगा। तो जो ओपनिंग स्टॉक मेरे पास है, पहले मैं इसको यूज़ करूँगा पूरा का पूरा, राइट। जब ये खत्म हो जाएगा तब मैं नया परचेज़ करूँगा ना, सीधी सी कहानी तो यही है। भाई मैं अभी नया क्यों परचेज़ करूँ, अभी मेरे पिछले साल का जो बचा हुआ है, जो इस साल मेरे लिए ओपनिंग बन जाएगा, पहले मैं वो कंज्यूम करूँगा। जब वो खत्म हो जाएगा तब मैं अगले साल जब वो खत्म हो जाएगा तब मैं नया परचेज़ करूँगा, और जो नया मैं परचेज़ करूँगा उसको मैं कंज्यूम करूँगा। तो हुआ ये कि इसके पास जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बच गया था, उसने ओपनिंग बनाया और पहले इसको यूज़ करा। अब ये खत्म हो गया, इसने नया परचेज़ करा इस साल। तो मुझे एक बात बताओ, इसका टोटल खर्चा कितना हुआ? इस साल इसने कितना मटेरियल कंज्यूम करा? तो सर 20,000 इसका पिछले साल का कंज्यूम करा, पिछले साल जो बच गया था इस साल उसको यूज़ करा, एंड 70,000 और खरीद के लाया। बट हमें बता रहा है कि 30,000 अभी रॉ मटेरियल बच गया है जिसका यूज़ नहीं कर पाए। तो कितना मटेरियल कंज्यूम करा? तो सर 20,000 एक करा, 70 ये जोड़ दिया दोनों को, बट इस 70 में से 30,000 अभी बच गया है तो हटा दिया, तो आ गया 60,000 रुपये। सर ये 20,000 क्या है? ओपनिंग स्टॉक है। ये 70,000 क्या है? परचेज है। और परचेज में से आपके पास क्या बच जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। 60,000 का मटेरियल हमने कंज्यूम करा, मतलब वो मटेरियल जो हम ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम करते हैं उतना ही हम अपने कस्टमर से चार्ज करेंगे प्रोडक्ट को बेचकर। ये कहानी समझाता है आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम की। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला कैसे बना कि जो पिछले साल बच गया था पहले आप वो यूज़ करोगे, फिर इस साल जो आपने खरीदा आप वो यूज़ करना स्टार्ट करोगे। पर हाँ, हो सकता है कि जिस साल आपने खरीदा वो पूरा यूज़ ना करवा, उससे कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच जाए, तो जो बच गया वो हटा दो परचेज में से, और बाकी रिमेनिंग आपने जोड़ा होगा। तो 20,000 प्लस 70, 70 में से 30 बच गया तो हटा दिया, तो 60,000 रुपये का हमने कंज्यूम। एंड दैट द कंसेप्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ, ओ सॉरी, दैट द कंसेप्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। आगे बढ़ जाते हैं। अब मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आपके पास दे रखा है ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 50,000 रुपये का, परचेज इधर दे रखी है 1,20,000 रुपये की, रॉ मटेरियल कंज्यूम इस बार दिया है 1,40,000 रुपये। तो मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, जल्दी से बताइए क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, इस बार रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है, फॉर्मूला क्या होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया 1,40,000 डाल दिया मैंने, परचेज दे रखी है 50,000 मैंने वो डाल दिया, परचेज सॉरी ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 50,000 डाल दिया, परचेज दे रखी है 1,20,000 मैंने वो डाल दिया। अब ये क्लोजिंग स्टॉक बच गया, क्लोजिंग स्टॉक को उस साइड भेजेंगे, सॉरी एक काम कर लो क्लोजिंग स्टॉक यहीं पर रहने दो, बाकी अमाउंट को उस साइड भेज दो। तो 1,40,000 में से इन दोनों को जोड़ा 1,70,000 उधर चले गया, उधर नहीं भेजा इसने, हमने क्या करा है पहले इन दोनों को जोड़कर हमने 1,70,000 कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, अभी क्लोजिंग स्टॉक को उधर भेज दिया, तो ये माइनस का क्लोजिंग स्टॉक उधर आके प्लस का हो गया। ठीक है, और 1,40,000 इधर भेजा, ये प्लस का 1,40,000 इधर आके माइनस का हो गया, तो 30,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक बच गया। इस तरीके से एक और चीज़ नई चीज़ यहाँ पर मैंने बताई थी फॉर्मूले के अंदर, मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर आपको कैरिज इनवर्ड फॉर परचेज दे रखा है। अब ये कैरिज इनवर्ड क्या होता है, कैरिज इनवर्ड वैसे तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये तो कोई मटेरियल है नहीं। कैरिज इनवर्ड क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब अगर देखा जाए तो खर्चा है ना, मटेरियल थोड़ी है। भाई स्टॉक इधर मटेरियल है, परचेज करोगे तो स्टॉक आएगा मटेरियल है, क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक आ रहा है मटेरियल है। पर कैरिज इनवर्ड क्या है, खर्चा है, मटेरियल नहीं है। बट सर ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि अगर आप सप्लायर से कुछ रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हैं और वो रॉ मटेरियल खरीदने के बाद फैक्ट्री तक पहुंचाने का जितना भी किराया होगा वो आपका मटेरियल कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा, भले ही उस पे मटेरियल का कोई रिलेट नहीं कर रहा। भाई कैरिज इनवर्ड बेसिकली खर्चा तो हुआ, किराया जो मैं रॉ मटेरियल को खरीद के लेकर आया फैक्ट्री तक भिजवाने का, रॉ मटेरियल सप्लायर से फैक्ट्री तक भेजने का जो खर्चा है। तो अगर आप कोई रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हैं और वो फैक्ट्री तक भेजा जा रहा है, तो रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक भेजने का जो भी कैरिज इनवर्ड या फिर फ्रेट इनवर्ड होगा वो इट इज अ पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट, वो मटेरियल का पार्ट होगा, डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन के फॉर्मूले में उसको यूज किया जाएगा, ना कि उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में डाला जाएगा। तो बात ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपको कह रहा है कैरिज इनवर्ड है तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं डालेंगे, कहां पर डालेंगे, रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन में उसको यूज करेंगे। कैसे करेंगे कि भाई देखो जो ओपनिंग स्टॉक था वो मैंने ले लिया, ठीक है सर,
जो परचेजेस था वो मैंने ले लिया। अब परचेज मैं 80,000 का करा, पर उसमें 10,000 का खर्चा भी तो करा है मैंने। तो मेरी भले ही परचेज 80,000 रुपए की है, मैं खरीद के 80,000 का रॉ मटेरियल लाया, पर उसको लाने फैक्ट्री तक लाने का खर्चा 10,000 हो गया। तो अब मेरी टोटल परचेज बन गई 90,000 रुपए की। पर लिखेंगे इसको अलग अलग, परचेज में 90 नहीं डालूंगा, लिखूंगा परचेज था भाई 80,000 का और 10,000 का कैरिज इनवर्ड इसको लाने का खर्चा। तो सर 80 और 30 1,10,000 और प्लस 10 1,20,000 रुपए। तो 1,20,000 में जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया वो हटा दो, तो 80,000 रुपये आपके पास बच जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया? रॉ मटेरियल लाने के लिए जो कैरिज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड आपने पे किया, वो रॉ मटेरियल कंजम्पशन की कैलकुलेशन में शो किया जाएगा, वो आप डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं डालेंगे। रॉ मटेरियल की कंजम्पशन पे उसको यूज करेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए। बात क्लियर हो गई? यहाँ तक समझ में आ गया? क्योंकि हमने वो खर्चा किया रॉ मटेरियल लाने के लिए। सोचो अगर मैं रॉ मटेरियल खरीदता ही नहीं तो ये खर्चा भी नहीं करना पड़ता। अरे मैं सप्लायर के पास जाकर रॉ मटेरियल नहीं खरीदता, तो क्या मुझे उस रॉ मटेरियल को लाने का खर्चा देना पड़ता? नहीं देना पड़ता। तो जब रॉ मटेरियल ही नहीं खरीदता तो कैरिज इनवर्ड भी नहीं होता। रॉ मटेरियल खरीदने की वजह से कैरिज इनवर्ड हुआ, उसको लाने का खर्चा हुआ, इसलिए उसको रॉ मटेरियल कंजम्पशन के बेसिस पर रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते टाइम उसको वहां पर ऐड किया जाएगा। तो ये है सर आपका टोटल फॉर्मूला जो आपको ध्यान देना है इन केस ऑफ कैलकुलेटिंग द रॉ मटेरियल कंजम्पशन। आगे कहता है फंक्शन के बेसिस पर हमने क्लासिफाई करा है किसको? फंक्शन के बेसिस पर हमने क्लासिफाई करा है कॉस्ट को। फंक्शन के बेसिस पर हमने दो भागों में क्लासिफाई करा है, एक है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट, एक है कमर्शियल कॉस्ट। सर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? सर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? कहता है दिस इज द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्विंग मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एंड फैब्रिकेशन यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन। कहता है अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो भी आ रही है वो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट में कवर हो जाएगी। ठीक है। अगर आपका बिजनेस प्रोडक्ट बनाने का नहीं है, कंस्ट्रक्शन करने का है, तो उधर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाएगी। और अगर आपका बिजनेस फैब्रिकेशन का है, फैब्रिकेशन क्या होता है? जैसे कि जो लोहे का काम होता है जहां पर वेल्डिंग वगैरह की जाती है, फैब्रिकेशन वो होता है। तो अगर आपका उसका बिजनेस है तो आपकी जो जितनी भी फैब्रिकेशन कॉस्ट है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाएगी। जैसे कि मुझे घर का लोहे का गेट बनवाना है, तो जो मैं रेलिंग वाले ग्रिल वाले के पास जाऊंगा या फैब्रिकेशन वाले के पास जाऊंगा, कहूंगा भैया मेरे को घर का रेलिंग का गेट बनाना है, तो वो उसकी गेट बनाने की जो कॉस्ट होगी वो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। उसमें वो क्या करता है, टांके मारता है, सर आपने देखा होगा, वेल्डिंग जिसको बोलते हैं, वेल्डिंग करता है, ये सब चीजें। तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या है। आपका बिजनेस प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट होगा। आपका बिजनेस अगर कंस्ट्रक्शन का है तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट बोल देंगे। और अगर आपका बिजनेस फैब्रिकेशन का है तो फिर फैब्रिकेशन में आने वाली जो भी कॉस्ट है वो हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाएगी। फैब्रिकेशन क्या होता है इधर देखो, ये देखिए, देख रहे हो आप? ऐसा काम जहां पर वेल्डिंग वर्क होता है वो हमारा फैब्रिकेशन है। देख लो, ऐसा काम जहां पर कैसा वर्क होता है, वेल्डिंग का काम होता है, यहाँ पर कटिंग का काम हो रहा है, वेल्डिंग का काम हो रखा है, वो हमारे लिए फैब्रिकेशन काम होता है। ये वाला काम देखो, लोहे के गेट, स्टील के गेट बनवाना, ये सब चीज़ें कहाँ आ जाता है? फैब्रिकेशन के अंदर आ जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े। फिर क्या कहता है सर? डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है। आपका बिजनेस अगर प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट की बनाने की कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट का। अगर आपका बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है तो उधर तो आप कुछ बना नहीं रहे ना, इसलिए जो आपके कंस्ट्रक्शन करने की जो कॉस्ट आ रही है वो आपके लिए आपके पास क्या बन जाएगी? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन जाएगी। एंड अगर आपका बिजनेस फैब्रिकेशन का है तो फैब्रिकेशन से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाएगा। डिपेंड करता है आपका बिजनेस कौन सा है। तो फंक्शन के बेस पर कॉस्ट को दो भागों में क्लासिफाई करा। एक को बोला मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करने की जो भी कॉस्ट होगी उसको वहां डालेंगे। उसके अलावा और कौन कौन सी कॉस्ट हो सकती है? दो कॉस्ट और होती है, जैसे कि ऑफिस के खर्चे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो तो कहाँ बनता है? फैक्ट्री के अंदर। प्रोडक्ट कहाँ बनाया जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, प्रोडक्शन कहाँ होती है? फैक्ट्री के अंदर। पर फैक्ट्री के अलावा कंपनी के ऑफिस भी तो होगा, कंपनी का सेल्स शोरूम भी तो होगा। तो सेल के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, ये सारा कहाँ पर आ जाता है? कमर्शियल कॉस्ट में आ जाता है। तो दिस इज द टोटल कॉस्ट, दिस इज द टोटल कॉस्ट। अरे चलो ऐसे ही पढ़ लो। दिस इज द टोटल कॉस्ट इंकर्ड इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, अदर देन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट। कहता है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट को छोड़कर बाकी जितनी भी कॉस्ट है जो बिजनेस से ऑपरेट करने के लिए खर्च की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट को छोड़कर, इसको क्यों छोड़ा? क्योंकि इसके लिए अलग हेड बना रखा है ना। इसको छोड़कर बाकी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है वो आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा होता है, जो बन जाएगा कमर्शियल कॉस्ट। तो सर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा, ये सब कहाँ जाएगा? कमर्शियल कॉस्ट में आ जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा तो हमने ऊपर वाले हेड में डाल दिया है। ठीक है जी, आगे आ जाता है। मैंने जैसे कि कहा कि भाई किसी भी कंपनी के अंदर 3 टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। एक तो फैक्ट्री जहां पर प्रोडक्ट बन रहा है, इसके सारे खर्चे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माने जाएंगे। एक टाटा कंपनी का सर ऑफिस भी होगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा, जहां पर प्रोडक्ट डिजाइन, अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, परचेजिंग करते होंगे। तो ये सारे खर्चे कहाँ पर जाएंगे? कमर्शियल कॉस्ट में आ जाएंगे। और सर फिर सेल शोरूम भी तो होगा, डिलीवरी ट्रक भी तो होगा जो इधर से गाड़ी उधर भेजता होगा, शोरूम स्टाफ भी होगा, सैलरी भी देनी होगी स्टाफ सैलरी को, किसको? सेल शोरूम वाले, सेल्स वाले कमीशन भी देना पड़ेगा। तो ये सारे खर्चे कहाँ पर आ जाएंगे? ये सारे खर्चे बन जाएंगे सर आपके कमर्शियल कॉस्ट में, आ जाएंगे। तो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और ये बाकी सारे कहाँ जाएंगे? कमर्शियल कॉस्ट के अंदर। बताइए सर, समझ में आया? दिस इज कॉल्ड फंक्शन के हिसाब से कॉस्ट को 2 भागों में क्लासिफाई करा। एक को हमने कहा मैन्युफैक्चरिंग एंड कमर्शियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, और दूसरा हमने कहा कमर्शियल कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट से रिलेटेड बन रहा है वो सारा आ जाएगा। कमर्शियल कॉस्ट में सिर्फ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे आएंगे। होप आपको ये वाला फंक्शन भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले की। तीसरे, बाय डिग्री एंड ट्रेसिबिलिटी टू द प्रोडक्ट। अब आप, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क होता है। डायरेक्ट खर्चा वो खर्चा होता है जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई करके मेजर कर पाए और डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट कर पाए, बताया था। तो ऐसे खर्चे जिनको हम आइडेंटिफाई, मेजर और डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट कर पाए, ऐसे खर्चों को डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। वो कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है हम उनको डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे। क्योंकि सर क्या होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने की जो भी कॉस्ट होगी वो डायरेक्ट नेचर की होती है, क्योंकि हम उसको इजीली आइडेंटिफाई, मेजर, और हमें पता होता है कि ये खर्चा हमने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में ही खर्च करा है, तो डायरेक्टली चार्ज भी कर पाते हैं। पर इनडायरेक्ट क्या होता है, चलो आप आइडेंटिफाई तो कर लोगे पर मेजर आसानी से नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? कि भैया इस प्रोडक्ट में बनाने के लिए ये पनीर की सब्जी में कितने रुपए का नमक लगा। नमक तो मैं थैली लेकर आया 30 रुपए की, पर इसमें कितने का नमक लगा वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, वो मेजर नहीं कर पाओगे। ये पता है कि मटेरियल क्या लगेगा, नमक कितना, 1 चुटकी नमक डाला मैंने या 2 चुटकी डाला, वो कितने रुपए का था वो नहीं समझ। इसलिए आप डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट नहीं करते, क्या करते हो? अपोर्शन या एब्जॉर्ब करते हो। इसलिए अपोर्शन और ऑब्जर्व करते हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि आप इसको एक प्रोडक्ट पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि इस खर्चे से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे होंगे तो उसको अपोर्शन एलोकेट करना होगा एक से ज्यादा प्रोडक्ट में। यही सेम कंसेप्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। और हम ये इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि वो खर्चे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स प्रोसेस से रिलेट नहीं करते हैं वो हमारे लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट बन जाता है। तो सिंपल टॉपिक था ये वाला, इसलिए क्योंकि हम ये ऑलरेडी पहले प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं। अब आ जाती है कहानी, जो मेन इंपॉर्टेंट कहानी है वो है चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ये वाला पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जो आपके पेपर में नहीं कहूंगा, आपके बड़े क्वेश्चन के बीच में बनकर आ जाता है। बड़े क्वेश्चन के बीच में बनकर आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलिए कैसे करेंगे, आइए। सर वॉल्यूम के बेसिस पर जब हम क्लासिफाई करते हैं कॉस्ट को, तो वो 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं। पहला वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर श्याम एक बिजनेस कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं पेन। अब पेन बनाने के लिए आपको, मुझे पता है कि 10 रुपये एक पेन में रॉ मटेरियल लगेगा।
और 5 रुपए मेरे को पेन का, एक पेन की लेबर है, मतलब एक पेन बनाने पे मुझे 10 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है और एक पेन बनाने में 5 रुपए की लेबर लगती है। तो इसको बोलूँगा वेरिएबल नेचर का है। वेरिएबल नेचर का क्यों? जब आप खर्चे को पर यूनिट बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं और पर हर यूनिट पर खर्चा सेम होता है, पर यूनिट खर्चा सेम होता है। एग्ज़ाम्पल, मैं 1 पेन बनाऊँगा तो 10 रुपए का मटेरियल लगेगा, 2 बनाऊँगा तो 20 का लगेगा, 3 बनाऊँगा तो 30 का बनेगा। तो जैसे-जैसे यूनिट बढ़ाओगे, वैसे-वैसे खर्चा भी बढ़ेगा और जैसे-जैसे यूनिट कम करोगे, तो खर्चा भी कम होगा। तो यूनिट के बढ़ाने से खर्चा बढ़ जाता है और यूनिट के घटाने से खर्चा घट जाता है, उसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। पर सर, आप 1 पेन बनाते हो तो 10 रुपए की कॉस्ट, 2 पेन बनाओगे 20 रुपए की कॉस्ट, 3 पेन बनाओगे 30 रुपए की कॉस्ट, 4 पेन बनाओगे 40 रुपए की कॉस्ट, 5 पेन बनाओगे 50 रुपए की कॉस्ट। इस तरीके से आप अगर 100 पेन बनाते हो तो 1000 रुपए की कॉस्ट आएगी। सर, किसी भी लेवल पे यूनिट के बढ़ने से जब कॉस्ट बढ़ती है तो उसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं और यूनिट के घटने से जब कॉस्ट घट जाती है तो उसको वेरिएबल कहते हैं। पर इस बात का ध्यान रखना, वेरिएबल कॉस्ट में एक स्पेशल चीज़ होती है कि चाहे किसी भी लेवल पे आप यूनिट को कैलकुलेट कराओ, पर यूनिट हर लेवल पे सेम होती है। देखो, अगर 1 यूनिट 10 रुपए है, तो 2 20 रुपए की होगी, तो इधर निकालूँगा तो 10 रुपए की आएगी। 3 अगर यूनिट 30 रुपए की है, तो 1 कितने की? ये भी 10 रुपए की है। 4 यूनिट अगर 40 की है, तो 1 कितने की? ये भी 10 रुपए की है। 5 50 की है, तो 1 कितने की? ये भी 10 रुपए की है। 100 1000 की, तो 1 कितने की? ये भी 10 रुपए की। वेरिएबल कॉस्ट की एक खासियत होती है, वो हर लेवल पे पर यूनिट सेम होता है। अब बात करते हैं फैक्ट्री का रेंट। भाई मैं 1 यूनिट बनाऊँ, 10 यूनिट बनाऊँ, 20 बनाऊँ, 100 बनाऊँ या 1000 बनाऊँ, मुझे फैक्ट्री का रेंट सेम देना पड़ेगा। तो जब आप 100 बना लोगे, आप 200 बना लोगे, आप 500 बना लोगे, आप 1000 बना लोगे, अपने फैक्ट्री के अंदर रेंट आपको 1 लाख ही देना पड़ेगा। तो यूनिट के बढ़ने से ना यूनिट के घटने से आपकी कॉस्ट में जब चेंजेस नहीं आता, कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, तो उसको फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 बातें सीखी कि फिक्स्ड और वेरिएबल में क्या फ़र्क होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है, आपके यूनिट बढ़ने से ये नहीं बढ़ती और ना यूनिट घटने से घटती है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट को क्या होता है, वो चेंज होती है यूनिट के बढ़ने से, वॉल्यूम के बढ़ने से वो चेंज हो जाती है। इसलिए इसको वॉल्यूम के बेसिस पर हमने क्या करा, क्लासिफाई करा। जैसे-जैसे मैं वॉल्यूम में चेंजेस करूँगा, वैसे-वैसे मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। पर वेरिएबल कॉस्ट की एक खासियत होती है कि चाहे आप कोई से भी वॉल्यूम पे काम कर रहे हो, जब उसका पर यूनिट कॉस्ट निकालोगे, तो वो हमेशा हर वॉल्यूम, हर लेवल ऑफ वॉल्यूम पर सेम आएगा, है ना? हर लेवल ऑफ वॉल्यूम पे सेम आएगा। इसका मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। ये देखिए, अगर आप एग्ज़ाम्पल इधर ध्यान से देखें, तो इसको एग्ज़ाम्पल में आपको दिख रहा है कि मैं ना 200 यूनिट बनाता हूँ, तो मेरी ₹1000 की कॉस्ट आ रही है। मैं 500 यूनिट बनाऊँगा, तो मेरी ₹2500 की कॉस्ट आ रही है। इस तरीके से मैं 300 बनाऊँगा तो 1500 की कॉस्ट, 100 बनाऊँगा तो 500 की। अब देखो, यूनिट बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है। यूनिट घट रही है, कॉस्ट घट रही है। फिर घटी, फिर कॉस्ट घट गई। तो यूनिट के बढ़ाने से कॉस्ट का बढ़ना, यूनिट के घटाने से कॉस्ट का घटना, ये आपके पास वेरिएबल होता है। पर ऐसे वेरिएबल चेक नहीं होता। अब हर लेवल पे पर यूनिट कॉस्ट निकालो। पर यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक यूनिट की कॉस्ट कैसे निकलेगा? सर, टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है? डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। आपने टोटल यूनिट कितनी बनाई? लेट्स सपोज़ पहले एग्ज़ाम्पल में देखो, मैंने टोटल 200 यूनिट बनाई, 200 यूनिट बनाई और 200 यूनिट पे कितना खर्चा आया? ₹1000 का। तो 1 यूनिट पे खर्चा कितने का? दैट इज़ कॉल्ड पर यूनिट कॉस्ट। 1 यूनिट पे खर्चा आया ₹5 का। सिमिलरली इसके बेस पे निकालोगे, 2500 डिवाइड बाय 500, अब भी ₹5 आया। इधर निकालो 1500 डिवाइड बाय 300, अब भी 5 आया ये। तो अब मैं कहूँगा ये वेरिएबल कॉस्ट है। अब मैं कहूँगा ये वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि हर लेवल पे पर यूनिट कॉस्ट सेम आती है। ठीक है सर, समझ में आ गया? आइए, तो वेरिएबल और फिक्स आपको समझ में आ गया है। देखो इधर देखो, मैं 10 बनाऊँगा तब भी 10,000 की कॉस्ट, 100 बनाऊँगा तब भी द 10,000 की कॉस्ट, 150 बनाऊँ तब भी इतनी, 200 बना रहा हूँ तब भी 10,000 की कॉस्ट आ रही है। इसका मतलब ये मेरी फिक्स कॉस्ट है, यूनिट के बढ़ाने घटाने से नहीं बढ़ घट रही। अब आ जाते हैं सेमी वेरिएबल को, ऐसी कॉस्ट जिसमें कुछ पार्ट तो फिक्स्ड होता है और कुछ पार्ट वेरिएबल होता है, उसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ऐसी कॉस्ट जिसमें कुछ पार्ट फिक्स्ड और कुछ पार्ट वेरिएबल, मतलब ऐसी कॉस्ट जिसमें फिक्स कॉस्ट भी जुड़ी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी जुड़ी होती है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या था? इलेक्ट्रिसिटी बिल। वॉइस इको में आ रही है, इको में आ रही है। कमरा तो वैसे खाली है।
ऐसी कॉस्ट जिसमें कुछ पार्ट फिक्स्ड है और कुछ पार्ट वेरिएबल है, उसको हम सेमी वेरिएबल कहेंगे। हाँ जी, तो मैं कह रहा था भाई सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जिसमें वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों जुड़े होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल इसका मस्त एग्जांपल है। पोस्टपेड बिल जो होते हैं उनका एग्जांपल ये बैठता है कि भाई देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल में होता ये है कि अगर आप पूरे महीने कुछ भी बिजली यूज़ ना करो तब भी आपकी कुछ ना कुछ फिक्स्ड चार्जेस आते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लेती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कभी भी आप अगर आप यूज़ बिल्कुल नहीं करें, मान लो आप पूरे साल में 0 यूनिट, पूरे महीने में 0 यूनिट आपने कंज्यूम करी, तब भी आपको कुछ रुपए का फिक्स चार्जेस पे करना पड़ता है। आप बिल खोल के देखिएगा। तो कोई भी पोस्टपेड प्लान होते हैं ना, कोई भी पोस्ट प्लान, चाहे आप सिम ले लो, कॉलिंग सिम, उसमें पोस्ट प्लान लो, तो आपका नॉर्मल इतना अमाउंट ऑफ बिल तो आएगा, दैट्स कॉल्ड फिक्स। फिर जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना और आएगा, है ना? तो इसको बोलते हैं आपके पास सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल में आप ये देखिए कि उसमें कुछ पार्ट फिक्स और कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। तो इससे हम ये समझेंगे कि अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो कैसे पहचानूंगा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, जब आप हर लेवल पे पर यूनिट कॉस्ट निकालोगे तो हो सकता है वो डिफर हो जाए। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैंने 100 यूनिट बनाया, 2000 रुपये की कॉस्ट है, तो 1 यूनिट पे कॉस्ट कितनी आ रही है? 20 रुपए की। मैं 150 यूनिट बनाता हूँ तो 3000 रुपये की कॉस्ट आती है, तो 1 यूनिट पे 20 रुपए, ठीक है, अभी तक वेरिएबल चल रहा है। 180 यूनिट पे 3600 की कॉस्ट आती है, 20 रुपए। अब जब अगर मैं 200 यूनिट बनाऊंगा और उस पर 3900 की कॉस्ट आ रही है, तो अब मेरी कॉस्ट में पर यूनिट चेंज आ गया। हर लेवल पे जब पर यूनिट कॉस्ट सेम होती है तो ही वेरिएबल है। अब यहाँ पर हर लेवल पे पर यूनिट कॉस्ट तो बदल गई, एक लेवल पे बढ़ गई, तो अब ये बन जाएगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये फर्क होता है सेमी वेरिएबल और वेरिएबल में पहचानने का, कि वेरिएबल कॉस्ट जो हर लेवल पे पर यूनिट सेम आती है, और जहां हर लेवल पर यूनिट सेम नहीं आती वो हमारे लिए सेमी वेरिएबल है। तो होप अब आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल में क्या फ़र्क है। तो पहले तो मतलब समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट हमारा ये है, भैया देखो अगर आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अब आपको सीखना है, अगर आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाए तो उसको हम उसमें से वेरिएबल कितना है और फिक्स्ड कितना है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट यही निकल कर आता है कि अगर हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी तो वेरिएबल और फिक्स कैसे निकालूं। ये एक एग्जांपल था, ये देखो, हाउ टू कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको मैं अलग से करवाता हूँ यार। करा के देगा। सर यूनिट है 500, कॉस्ट है 82,500, 900 और 1,35,000। तो वही था। सर मान लीजिए ये यूनिट आपको दे रखी है और ये कॉस्ट दे रखी है। सर 500 यूनिट की कॉस्ट आ रही है 82,500, और सर 900 यूनिट की कॉस्ट है आपके पास 900 यूनिट की कॉस्ट है आपके पास 1,35,000 रुपये। अब देखिए, सबसे पहले तो ये पहचानिए कि आपके पास सेमी वेरिएबल है या फिक्स्ड कॉस्ट है। तो मैंने यहाँ पर निकाला पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट देखा मैंने, कभी चेक करो पर यूनिट कितना है।
सबसे पहले आया 82,500 रुपये खर्च करे मैंने 500 यूनिट बनाने में, तो ये इसकी पर यूनिट कॉस्ट है, ये एक यूनिट 165 रुपये की है। फिर मैंने कहा 1,35,000 रुपये खर्च करे 900 यूनिट बनाने पे, इधर पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 150 रुपये। तो अब मुझे बताओ क्या ये वेरिएबल है? नहीं, वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो हर यूनिट पे लेवल पे सेम होती है, तो इट इज सेमी वेरिएबल। ये आपके पास क्या आ जाएगा? सेमी वेरिएबल है। ये आपके पास क्या है दोस्त? सेमी वेरिएबल है। अब मैं यहाँ निकालूंगा कि इस सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल पार्ट कितना है। इधर देखो, इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले ये देखो कि आपने कितनी एक्स्ट्रा यूनिट बनाई। सर आपने जो एक्स्ट्रा यूनिट बनाई वो 400 बनाई। सर आपने 400 यूनिट एक्स्ट्रा बनाई, यही तो हुआ। आपने 500 यूनिट बनाई थी तो 82,500 की कॉस्ट थी। अब 900 बना रहे हो तो आपने एक्स्ट्रा कितनी बनाई? 400। अच्छा एक बात बताओ, यूनिट को बढ़ाने से क्या कॉस्ट बढ़ती है? हाँ बढ़ती है। तो अगर वो कॉस्ट बढ़ रही है तो वेरिएबल बढ़ रही है, क्योंकि यूनिट बढ़ाने से फिक्स कॉस्ट तो कभी नहीं बढ़ती। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैंने 500 से जब 900 यूनिट बनाई तो 400 यूनिट जब मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाई, तो इस एक्स्ट्रा बढ़ाने से मेरी कितनी कॉस्ट बढ़ गई एक्स्ट्रा? 1,35,000 माइनस 82,500। इसका मतलब मेरी 52,500 की कॉस्ट बढ़ गई। इसका मतलब मेरी 52,500 की कॉस्ट बढ़ गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो यूनिट आपकी एक्स्ट्रा बनाई, इससे जो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आई, ये वेरिएबल होगा या नहीं होगा? मुझे बता दो सर, क्या ये वेरिएबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ये वेरिएबल होगा, क्योंकि सर यूनिट के बढ़ाने से जब कॉस्ट बढ़ती है वो वेरिएबल नेचर की होती है, क्योंकि यूनिट बढ़ाने से जब कॉस्ट नहीं बढ़ रही, सेम है, तो वो फिर फिक्स्ड है ना, तो ये वेरिएबल होगा। इसका मतलब कि अगर ये वेरिएबल है तो क्या मैं इससे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकता हूँ? हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली मैंने। कैसा आया? 52,500 डिवाइडेड बाई 400, तो मेरा आ गया वेरिएबल कॉस्ट भी 52 डिवाइड बाई 400, तो आ गया 131.25 रुपये। एंड दिस इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और अगर 131.25 आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, तो आप इसको 500 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी कि भाई 500 यूनिट बनाई थी, एक यूनिट पड़ रही है 131.25 की, तो 500 कितने की पड़ेगी? तो 131.25 को 500 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बढ़ रही है भाई 65,625 रुपये की। तो अगर मेरा इस 82,500 में 65,000 रुपये मेरा है वेरिएबल, तो बाकी क्या होगा? फिक्स्ड, क्योंकि सर 82,000 रुपये की टोटल कॉस्ट है। अब मैंने वेरिएबल पर यूनिट मुझे गिवन था, मैंने मल्टीप्लाई करा यूनिट से, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो अब 82,000 में से 82,500 में से इसको माइनस करूंगा तो 16,875 रुपये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। सिमिलरली आप दूसरे वाले में भी करो कि अगर 900 यूनिट है, एक यूनिट इतने की पड़ रही है, तो 900 कितने की पड़ेगी? 900 यूनिट है तो वेरिएबल कॉस्ट बता दो। 900 यूनिट, एक यूनिट पड़ी है 131.25 की, तो 900 कितनी पड़ेगी? 900 मल्टीप्लाई 131.25, क्या आ जाएगी? 1,18,125। और सर फिक्स कॉस्ट कैसे निकालोगे? सर टोटल कॉस्ट थी 1,35,000 रुपये की, इसमें से 1,18,125 माइनस करा, तो 1,35,000 में से 1,18,125 क्या आ जाएगा भाई? 16,875। देखो अभी भी फिक्स कॉस्ट सेम ही आएगी, किसी भी लेवल पे आप चले जाओ फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम आने वाली है। वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होगी पर फिक्स कॉस्ट सेम आएगी। एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे अब। एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। सर मान लीजिए आपको यूनिट दे रखा है और ये आपको कॉस्ट दे रहा हुआ है। मान लीजिए ये 2 साल के या 6-6 महीने के दो चीज़ दे दिया आपको, पहले 6 महीने सब। मान लो आप 400 यूनिट बना रहे हो, ठीक है? अब कितनी यूनिट बना रहे हो? 400। 400 यूनिट की आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1,00,000 रुपये। 400 यूनिट की कॉस्ट है 1,00,000 रुपये। फिर आप बना रहे हो 800 यूनिट। 800 यूनिट की कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही है 1,60,000 रुपये। तो बताओ क्या ये वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल या फिक्स्ड? तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तो मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालता हूँ।
पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। कैसे निकालोगे? इधर नहीं, इधर पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो। शादी पतला कर दिया क्या? कैसे निकालोगे सर? भाई 1,00,000 की कॉस्ट आती है 400 यूनिट पर, तो इधर आ गया सर 250 पर यूनिट। और इधर 1,60,000 की कॉस्ट आ रही है 800 यूनिट पर, इधर आ गया सर आपके पास 200 पर यूनिट। तो क्या ये वेरिएबल है? नहीं, तो हम कहेंगे इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आया? ये क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो अब मुझे बताओ कितना पार्ट इसमें वेरिएबल है और कितना पार्ट फिक्स्ड है, जल्दी से बताएंगे। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना। बताओ सर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे? आप देखना चेंज इन कॉस्ट अपॉन में चेंज इन यूनिट, चेंज इन कॉस्ट अपॉन में चेंज इन यूनिट। तो भाई आप मुझे बताओ कितनी चेंजेस आया, चेक करके देख लो। भाई 400 यूनिट से मैंने कितनी यूनिट एक्स्ट्रा करी? 800। तो मैं लिख सकता हूँ चेंज इन यूनिट कितना है मेरा? 400 यूनिट का। भाई 400 यूनिट मैंने बनाता था, उससे मैंने एक डबल कर दी, तो मैंने 400 यूनिट एक्स्ट्रा बनाई। और इस एक्स्ट्रा यूनिट में मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आई? 60,000 की। तो एक्स्ट्रा चेंज का मतलब है कितना आपने एक्स्ट्रा खर्च करा, तो इसका मतलब 60,000 डिवाइड बाई 400 करूंगा तो आपका 150 पर यूनिट आ जाएगा। बात सही है? अब अगर 150 पर यूनिट आ गया तो अब आप निकाल लो वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, तो सर ए के लिए क्या वेरिएबल कॉस्ट है? भाई इसने 400 यूनिट बनानी है, एक यूनिट 150 रुपये के हिसाब से कितनी हो गई? 400 इंटू 150, क्या आ गया जी? 60,000 रुपये। तो इसके लिए फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1,00,000 की टोटल कॉस्ट है ए की, जिसमें से 60,000 आपके पास आ जाएगा वेरिएबल, तो 40,000 आपके पास क्या आ जाएगी? फिक्स्ड होगी। सर बी के लिए बता दो। सर बी में कितनी यूनिट बन रही है? 800 यूनिट बन रही है। एक यूनिट कितने की आ रही है वेरिएबल? 150। एक यूनिट कितने की बढ़ती है? 150। इसका मतलब 800 मल्टीप्लाई बाई 150 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1,20,000। 1,20,000 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट है बी के लिए। तो इसकी है 1,60,000 रुपये की टोटल कॉस्ट बी के लिए। 1,20,000 इसमें वेरिएबल है, इसका मतलब 40,000 इसका भी फिक्स्ड हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैं कैलकुलेट करता हूँ वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट। चलिए, तो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया है। अब तो अब अगर आपको आ गया तो आप वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो सर स्टेप देख लो एक बार। पहला स्टेप है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालो। कैसे निकालेंगे? चेंज इन कॉस्ट अपॉन में चेंज इन यूनिट। इन दोनों का चेंजेस 900 में से 500 गया, सर 900 में से 500 गया, क्या बचा? 400। और इन दोनों का चेंजेस 1,35,000 में से 82,500 गया, 1,35,000 में से 82,500 गया तो 52,500, तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई। फिर आपने निकाला टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर 500 यूनिट है, एक यूनिट 131.25 की, तो कितनी आ जाएगी? फिर अगर टोटल सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल वाला पार्ट हटा दूंगा तो क्या बच जाएगा? फिक्स वाला पार्ट बच जाएगा। होप अब आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, एक फास्ट रिवीजन हो गया है। ये मैंने स्टेप लिखवा दिया। पहले चेक करो कि वो सेमी वेरिएबल है या फिक्स्ड का है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा पहले चेक करना है। ये ना सर बड़ा क्वेश्चन में नहीं आता, क्वेश्चन के बीच में आता है, एक छोटा सा पॉइंट बन के बीच में आता है, तो स्टूडेंट वहीं गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं वेरिएबल है, क्योंकि यूनिट बढ़ रही है तो कॉस्ट बढ़ रही है, वेरिएबल समझ लेते हैं, तो वहाँ गलती हो जाती है। जबकि वो सेमी वेरिएबल होता है उसमें दोनों अलग करने पड़ते हैं, तो वहाँ गलती कर जाते हैं। तो पहला स्टेप है कि पहले चेक कर लो कि फर्स्ट वेरिएबल है सेमी वेरिएबल। फिर अगर सेमी वेरिएबल है तो फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालो, चेंज इन कॉस्ट अपन में चेंज इन यूनिट से। फिर जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी यहाँ पर, तो उसकी हेल्प से आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना, और सेमी वेरिएबल में से सिर्फ वेरिएबल वाला पार्ट हटा देना जो स्टेप नंबर 2 में निकाला, तो फिक्स कॉस्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने क्लास में डिस्कस करे हुए थे, इसको हटा देते हैं। 5वां पॉइंट पढ़ते हैं। बाय कंट्रोलेबिलिटी। बाय कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट में बांटा गया। मतलब कॉस्ट को हमने 3 भागों में बांटा, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। सर कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? सर कंट्रोलेबल कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं। कहता है इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच कैन बी इन्फ्लुएंस बाय द एक्शन ऑफ ए स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ एन अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब होता है कंपनी।
कंपनी के अंदर कोई ऐसा मेंबर है जिसके एक्शन लेने की वजह से आपकी कॉस्ट में इन्फ्लुएंस आ रहा है। कंपनी के अंदर कोई ऐसा मेंबर है, कौन होते हैं? सीईओ, बड़े-बड़े मैनेजर होते हैं, जिनका कोई एक्शन लिया, उन्होंने कुछ एक्शन लिया और उनके कुछ एक्शन लेने से, उनके कुछ डिसीजन लेने से आपके कॉस्ट में इन्फ्लुएंस आ गया है, कॉस्ट बदल गई। उन्होंने कहा एक डिपार्टमेंट है और एक डिपार्टमेंट को हम बंद कर देते हैं। ये इनका एक्शन था कि इस डिपार्टमेंट को ना बंद कर देते हैं। अब इस डिपार्टमेंट को बंद करने की वजह से कौन-कौन सी कॉस्ट मेरी बंद हो गई। इसका मतलब वो कंट्रोलेबल थी, क्योंकि डिपार्टमेंट बंद करने से हमारी एक कॉस्ट भी बंद हो गई। पर ऐसा भी होगा कि डिपार्टमेंट बंद करने से हमारी कोई कॉस्ट बंद भी ना हो, जैसे कि फिक्स्ड। अगर मैं किसी कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट बंद कर दूं तो फैक्ट्री का जो रेंट है या उस कंपनी का जो रेंट है वो तो पूरा जाएगा ही जाएगा, उससे तो कोई मतलब नहीं है। तो डिपार्टमेंट के बंद होने से कुछ कॉस्ट तो बंद हो जाती है और कुछ कॉस्ट बंद नहीं होती है। जो कॉस्ट बंद हो गई कि उस डिपार्टमेंट को बंद करने से कोई कॉस्ट बंद हो गई, तो मतलब वो कंट्रोलेबल कॉस्ट है, क्योंकि एक स्पेसिफाइड मेंबर है, कंपनी के सीईओ ने डिसाइड करा कि इस डिपार्टमेंट को बंद कर देते हैं। अब उस डिपार्टमेंट से मिलती जुलती जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है वो सारी बंद हो गई। मतलब एक्शन लेने की वजह से कॉस्ट में प्रभाव पड़ा। प्रभाव जरूरी नहीं है कि बंद ही हो, प्रभाव ऐसा भी हो सकता है कि कम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कम हो जाए। समझ में आया? एक्शन, इन्फ्लुएंस पड़ना चाहिए। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव पड़ना चाहिए। जरूरी नहीं है कि डिपार्टमेंट बंद करने से कॉस्ट हमेशा के लिए बंद हो जाए, हो सकता है कि कॉस्ट बंद ना होकर कम हो जाए, तो वो भी एक कंट्रोलेबल कॉस्ट मानी जाएगी। कॉस्ट विच आर एटलीस्ट पार्सली विद इन द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। एटलीस्ट पार्सली विद इन द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, फुल्ली कंट्रोलेबल नहीं, पार्सली कंट्रोल है। मान लीजिए उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, अभी 4 लेबर हमारे पास काम कर रहे हैं, एक काम करते हैं 3 लेबर को हम कम कर देते हैं, सॉरी 1 लेबर हम हटा देते हैं। 1 लेबर हटाना इज एन एक्शन, ठीक है। कंपनी के सीईओ का एक्शन था कि 1 लेबर हटा देते हैं। 1 लेबर हटाने से क्या कॉस्ट कम होगी या नहीं होगी? होगी। कंपनी ने कहा कि 1 लेबर बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। 1 लेबर बढ़ाने से क्या फिर से कॉस्ट इन्फ्लुएंस होगी नहीं होगी? होगी, लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसका मतलब जब जब कंपनी का पर्सन कोई एक्शन ले रहा है, कोई डिसीजन ले रहा है, उससे मेरी कॉस्ट में बढ़ावत या घटावत हो रही है, दैट्स कॉल्ड इन्फ्लुएंस, उसको हम कंट्रोलेबल कहेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि कंपनी का ओनर ये कह दे कि लेबर हटा दो सारी की सारी, फिर प्रोडक्ट कौन बनाएगा? मतलब पार्शियली कंट्रोलेबल है। ऐसा नहीं कि आप सारी खत्म कर दोगे, आप सारी लेबर नहीं हटा सकते, सारी लेबर नहीं और जोड़ सकते, कुछ कम कर सकते या कुछ बढ़ा सकते। बात समझ में आया? जनरली इसके अंदर डायरेक्ट कॉस्ट आती है, जैसे कि मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, ये वाली कॉस्ट कंट्रोलेबल होती है क्योंकि उनको हम अपने ऊपर के हिसाब से बड़ा घटा सकते हैं। और कुछ ऐसी ओवरहेड कॉस्ट है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, वो हमारी ओवरहेड एक्सपेंस भी कुछ टाइप के कंट्रोल होते हैं मैनेजमेंट में। पर जो फिक्स्ड होता है ना, फिक्स्ड, वो कंट्रोलेबल नहीं है सर, वो अनकंट्रोलेबल के अंदर आ जाता है। किसी स्पेसिफाइड मेंबर, किसी कंपनी का एक स्पेसिफाइड मेंबर है, कोई पर्सन है, जब कोई एक्शन लेता है तो उससे कॉस्ट पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आता, कोई भी प्रभाव, इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता, दैट्स कॉल्ड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। जैसे कि मेरी कंपनी के अंदर मैंने एक डिपार्टमेंट था, एक प्रोडक्ट था, पूरा का पूरा बंद कर दिया, पर मुझे कंपनी का रेंट उतना ही देना है, चाहे उसका हो डिपार्टमेंट चाहे ना हो, चाहे डिपार्टमेंट हो चाहे ना हो, कंपनी का रेंट मुझे उतना ही पे करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। उसको क्या नाम दिया है? अनकंट्रोलेबल कॉस्ट नाम दिया है। जैसे कि इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ ए स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ अ अंडरटेकिंग। किसी भी कंपनी के कोई पर्सन द्वारा कोई एक्शन लिया जाता है और उसके एक्शन से कॉस्ट में कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं आता, तो हम क्या कहेंगे? वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है। आप एक्शन लेते जाओ, कॉस्ट तब भी आती रहेगी। जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट, ये अनकंट्रोलेबल होती है, आपको वो खर्चा करना ही पड़ेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। समझ में आ गया? क्या आपको लॉजिक समझ में आ गया? कंट्रोलेबल, अनकंट्रोल, ये मैंने क्लास का एग्जांपल लिया था और आपको मैंने वो एग्जांपल शेयर कर लिया। टोटल 11 क्लासिफिकेशन है, कुछ आज कर लेते हैं और कुछ नेक्स्ट क्लास में करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 11 क्लासिफिकेशन पढ़कर बेसिक पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। सर नॉर्मलिटी के हिसाब से कॉस्ट को 2 भागों में बांटा, नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट। सर नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है? नॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसको अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी कहते हैं। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और कोई प्रोडक्ट बनाने में आपको पता है ये नॉर्मल वेस्ट होना ही होना है, मैं उसको रोक नहीं सकता, मेरी नॉर्मल वेस्टेज होगी ही होगी, ये जनरली होती है अब इस प्रोडक्ट को बनाने में। इसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि एक चप्पल बनानी है, अब चप्पल की एक सीट आती है और सीट मशीन में लगाई जाती है, मशीन प्रेस होती है और चप्पल निकल के बाहर आ जाती है।
तो लेट्स सपोज कि ये चप्पल ऐसे तरीके की चप्पल है, मतलब ये ऐसे करके चप्पल बनी हुई है, ये डाई बनी हुई है मशीन के अंदर ऐसे। अब ये सीट ऐसे रखी जाएगी, डाई आएगी, प्रेस करेगी, तो ये वाला पोर्शन तो बाहर निकल गया चप्पल का। अब जो ये वाला पोर्शन है ना अंदर का, वो बाहर, वो तो वेस्टेज है, तो पता है वो तो होनी है वेस्टेज, पता है दोस्तों वो वेस्टेज होनी है। तो हम उस वेस्टेज को क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, वो है नॉर्मली उतना वेस्ट होगा ही होगा। लेट सपोज कि मैं कोई बर्फ खरीद के लाया, आइस खरीद के लाया, और लाने लाने तक मैंने 100 टन आइस खरीदा, पर लाने लाने तक मेरे पास सिर्फ 95 ही रह गया। क्या मैं उसको रोक सकता था? नहीं रोक सकता था, वो तो पिघलेगी, थोड़ा बहुत तो पिघलेगी, ये इतना मैं मान के चलता हूँ कि नॉर्मल वेस्टेज हो सकती है। तो जो नॉर्मल वेस्ट में कॉस्ट आती है उसको हम नॉर्मल कॉस्ट कहते हैं। मैं 100 टन के पैसे देकर आया 1 लाख रुपए, मेरे पे सिर्फ 95 टन आया, तो 95,000 रुपये की आई, तो मेरे पे 5,000 की नहीं आई ना, तो ये नॉर्मल कॉस्ट मानी जाएगी। इसका बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट किया जाएगा और कस्टमर से इसका पैसा चार्ज किया जाएगा, क्योंकि जो बर्फ लेकर आया मैं कस्टमर के लिए ही लाया हूं, तो लाने में जो वेस्टेज होगी नॉर्मली उसका पैसा भी कस्टमर से चार्ज किया जाएगा। पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नॉर्मल लॉस, नॉर्मल कॉस्ट, इसका बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट किया जाता है और कस्टमर से इसका पैसा चार्ज किया जाता है। कैसे चार्ज करेंगे? इसकी कॉस्ट को कॉस्ट टू ऑफ सेल निकालने पर हम जोड़ देते हैं। जब हम कॉस्ट शीट पढ़ते हैं तो कॉस्ट शीट के अंदर हम कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं, तो वहां पर इसको हम ऐड कर देते हैं और कस्टमर से प्रोडक्ट बेचने पर इससे चार्ज कर लेते हैं। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? नॉर्मल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच आर रेगुलर इन अ नेचर विच आर इंकर्ड इन नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। भाई ये नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में रेगुलर नेचर का है, इतना वेस्टेज तो होगा ही होगा, हम मान के चलते हैं। द बर्डन ऑफ नॉर्मल कॉस्ट इज ट्रांसफर इन द हैंड ऑफ कस्टमर, इट मीन इसको हम कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल में हम इसको ऐड कर देंगे। पर जो एबनॉर्मल कॉस्ट होती है वो भाई नॉर्मल नेचर का नहीं है, एबनॉर्मल कॉस्ट जो है अनयूजुअल है, इरेगुलर नेचर का है, रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर नेचर का है, तो इसका बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। आप बर्फ लेकर आए थे 100 टन, आपके पास 95 टन पहुंचा, नॉर्मल है 5 टन आपका पिघल जाएगा लाते लाते, ठीक है, हमने कहा कोई बात। अब 95 टन जब आप अनलोडिंग कर रहे थे अपने गोडाउन में, तो 5 टन और गिरा दिया आपने। अब ये रेगुलर है कि हर बार आता है हर बार 5 टन गिरा देते हो? नहीं सर, ये तो इरेगुलर नेचर है ना, हो सकता है कि कभी गिर जाए लेबर से। तो अब ये 5 टन का जो लॉस हुआ ये आपके पीएनएल अकाउंट में जाएगा, आपके बोले तो कस्टमर के नहीं, कंपनी के पीएनएल अकाउंट में लॉस माना जाएगा। तो एबनॉर्मल लॉस जो होता है या एबनॉर्मल कॉस्ट जो होती है वो इरेगुलर नेचर की है, अनयूजुअल है, और उस पे जो कॉस्ट आती है वो कस्टमर पे उसका बर्डन शिफ्ट नहीं करके इसको कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करती है एज अ लॉस। Abnormal costs are those costs which are irregular or unusual in nature, which are incurred due to abnormal situation। जैसे कि आग लग गई, अब आग रोज रोज तो नहीं लगती, अब आग लगने से मेरी क्या होगी, सारी बर्फ पिघल गई, अब ये लॉस कस्टमर से थोड़ी रिकवर करूंगा, ये लॉस आपका खुद करा लेंगे, तो इसको हम कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। तो कंपनी अपने कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करेगी, नॉट ट्रांसफर द कॉस्ट इन द हैंड ऑफ कस्टमर, कस्टमर से ये पैसा चार्ज नहीं करेगी। बात समझ में आ गया? तो सर नॉर्मल कॉस्ट कस्टमर से पैसा चार्ज किया जाएगा, अब नॉर्मल कॉस्ट का पैसा कस्टमर से कभी चार्ज नहीं किया जाता। क्लियर? ये मैंने एग्जांपल दिया था जो मैंने आपको समझाया, चप्पल वाला एग्जांपल क्लास के अंदर, जो क्लास के एग्जांपल होते हैं ना वही फास्ट ट्रैक के अंदर मैं एक्चुअल में एग्जांपल लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि फास्ट ट्रैक में एग्जांपल दूसरे और क्लास वाले एग्जांपल दूसरे ना, जो क्लास में एग्जांपल है वही फास्ट ट्रैक में होते हैं। अब सर एक 7वां पॉइंट और देख लो, लास्ट पॉइंट है रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड। आपने अकाउंट्स में बेसिक में पढ़ा था रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सर जो अकाउंट में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था इधर वो रिवेन्यू कॉस्ट है, और सर जो अकाउंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर था इधर वो कैपिटल कॉस्ट है। बताओ क्या होता था? सर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता था जिसका बेनिफिट हम 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूम कर लेते थे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिसका बेनिफिट हम मोर देन 1 ईयर कंज्यूम करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। भाई मैंने एक नई नई कार ली, अब नई नई जो कार ली वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि कार में 1 साल से ज़्यादा यूज़ करूंगा। तो कार का जो खर्चा है, जो मैंने मान लो 10 लाख की कार ली तो 10 लाख का मेरा खर्चा हुआ। अब जो चीज़ मेरे पास आई उसका बेनिफिट कितने साल तक उठा रहा हूँ? कार का बेनिफिट मैं 15 साल तो कंज्यूम उठाऊंगा, तो उस खर्चे को हम 15 सालों तक पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। उस खर्चे को, यही तो करते थे आप, 10 लाख की आपने कार ली,
आप हर साल 1-1 लाख करोगे और 10 साल तक चलेगी वो। तो हर साल 1-1 लाख डेप्रिसिएशन के नाम पे डालते थे। हर साल 1 लाख रुपए खर्चा अपने पीएनएल में डालते थे डेप्रिसिएशन के नाम पर। क्योंकि आप उसको मोर देन 1 ईयर कंज्यूम कर रहे हो। पर कार में जो पेट्रोल डलवाओगे वो 1 साल के अंदर-अंदर हम यूज़ कर लेंगे। 1 साल क्या, आज डलवाया 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। अगर रेगुलर यूज़ नहीं है, रोज़ चला रहे हो तो वो 2 दिन के अंदर भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे खर्चे जिनके ऊपर हम कर रहे हैं, पेट्रोल खरीद रहे हैं, तो जो पेट्रोल मुझे मिला उसका कंजम्पशन मैंने 1 साल के अंदर-अंदर कंज्यूम कर लिया। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको रेवेन्यू कॉस्ट कहेंगे और इसको हम एक की बारी में पीएनएल में डाल देते हैं। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसका बेनिफिट हम जो चीज़ खर्चा कर रहे हैं और जो चीज़ हमारे पास आ रही है, उसका बेनिफिट हम मोर देन 1 ईयर उठाते हैं। समझ में आया? 2 चीज़ है। सर कार खरीदी, ठीक है? कार पे मैंने 10 लाख रुपए खर्च करे। क्या ये खर्चा है या नहीं है? खर्चा तो है। अब 10 लाख रुपए जब मैं खर्च करे तो मेरे पास क्या आया? कार आई। अब ये कार जो मेरे पास आई, इसका बेनिफिट आप मोर देन 1 ईयर उठा रहे हो। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा ये खर्चा। क्यों? क्योंकि आप 10 साल तक अगर ये कार यूज़ करोगे तो खर्चा भी 10 साल में बँटना चाहिए और 10 साल में ही पीएनएल अकाउंट में जाना चाहिए। जैसे-जैसे कंज़्यूम करोगे वैसे-वैसे पीएनएल में ट्रांसफर करना। पर कार में जो पेट्रोल डलवाया, लेट्स सपोज़ मैंने अपनी कार में 5000 रुपए का पेट्रोल डलवाया। अब इसको मैंने 1 महीने के अंदर-अंदर कंज़्यूम कर लिया। तो भैया इसी साल कंज़्यूम कर लिया ना आपने, तो पूरा 5000 खर्चा इसी साल पीएनएल में डलेगा। तो जो चीज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, यहाँ पर उसको रेवेन्यू कॉस्ट कहा जाता है और जो चीज़ वहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर था, यहाँ पर इसको कैपिटल कॉस्ट कहा जाता है। बताइए सर, हमने आज पढ़े 7 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जिसमें हमने कुछ पार्ट प्रैक्टिकल भी देखा। क्या आपको ये समझ में आया? क्या आपको ये समझ में आया? 7 प्रैक्टिकल समझा। अब हमारे पास बचा क्या है पता है आपको? हमारे पास बचा है टाइम के अकॉर्डिंग 9, 10, 11 हमारे पास 4 टॉपिक रह गए। हाँ, पूरी क्लास लगेगी इन 4 टॉपिक में। अब मान के चलो कल की पूरी क्लास लगती है इन 4 टॉपिक में। तो हमारी 4 टॉपिक के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। होप भले ही मैं स्पीड से चल रहा हूँ, पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन वही दे रहा हूँ जो मैंने रेगुलर क्लास के अंदर आपको दिया। एक्सप्लेनेशन वही दे रहा हूँ जो मैंने अपने रेगुलर क्लास के लिए दिया है। ठीक है जी? तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी टॉपिक कवर करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे, पार्ट 1। पार्ट 2 इसका बाद में आएगा, जो एक सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, सिर्फ थ्योरेटिकल। ये पार्ट आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकल के लिए। अब जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें हमें दिखेगी वहाँ पर। अच्छा ये तो बताया हुआ था पार्ट 1 में, ये सारी। इसलिए बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।